विचारधाराओं पर जो है हुई थी, जिनमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की स्थापना हो और उसकी छाप पूरे के पूरे यूरोप में पड़ता है। पर आधारित शासन की व्यवस्था की 18वीं सदी में आपने देखा कि फ्रांस में किस प्रकार राजा निरंकुश था और वह जनता के इच्छाओं का दमन किया, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से रूस में देखने को मिला। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं यूरोप में समाजवाद। समाजवाद क्या है? सोशियोलिज्म। समाजवाद, समाजवाद का मतलब होता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन एवं वस्तुओं का नियंत्रण होना चाहिए वो समाज के नियंत्रण में होना चाहिए, सरकार के पास होनी चाहिए, ताकि सरकार अपने लोगों के बीच इसका सही जो है बंटवारा कर सके। दूसरे तरफ देखा जाए तो यह एक विचारधारा है, एक सिद्धांत है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उत्पादन एवं वितरण का स्वामित्व किसी निजी व्यक्ति के पास न होकर बल्कि यह सरकार के स्वामित्व में होती है, जिसका सरकार अपने लोगों के बीच वितरित करके पूरा करता है। जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु का यदि हम प्रोडक्शन किए, कोई भी वस्तु का हम प्रोडक्शन किए तो इस वस्तु पर अधिकार खास तौर पर देखा जाए तो अगर जो व्यक्ति अपनी सारी पूंजी लगाकर कोई कल कारखाना खड़ा करता है और कारखाने में श्रमिकों को उसका श्रम देकर उसका जो है मुनाफा होता है, क्योंकि लगाया होता है वो, इसलिए उसका पूरा का पूरा अधिकार उस व्यक्ति को होता है जिसका वो अपने स्वेच्छा से इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जो है इस पर लोगों का कोई अधिकार नहीं होता है, व्यक्ति उस वस्तु का मालिक होता है जो वह व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर उस वस्तु का निर्माण करता है। तो जब वस्तु पर नियंत्रण या उत्पादन जब होने लगता है तो इसको हम कहते हैं पूंजीवाद। आप देखते हैं हमारे इस व्यवस्था में कई तरह के लोग होते हैं। आपने देखा होगा, आपने पेपर, पत्रिकाओं और टीवी के माध्यम से पढ़ा होगा कि जैसे बहुत सारे हमारे देश में बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, इनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है क्योंकि इनका अपना खुद का जो है अपनी व्यवस्था है। ये सरकार को उचित टैक्स देकर जितनी मुनाफा होती है इनके खाते में होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि इस वस्तु पर लोगों का भी अधिकार होता है, अर्थात जब ये वस्तु पर नियंत्रण जो है सरकार करती है तो सरकार नहीं होती है बल्कि वो वस्तु सारे लोगों की हो जाती है, इसलिए लोगों का उस पर अधिकार हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं समाजवाद। समाजवाद कहाँ से शुरू होता है? तो ये 1750 ईस्वी के बाद आप जानते होंगे कि यूरोपियन देश ब्रिटेन में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई थी जिसका नाम था औद्योगिक क्रांति। आपको मैंने क्लास 8 में इसकी कुछ जानकारी दिया था, कुछ याद रखे होंगे। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक का मतलब होता है, अगर इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो उद्योग प्लस इक होता है, उद्योग में होने वाला, उद्योग
चूंकि आप जानते हैं कि 1750 के पहले ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी, खेती बाड़ी वगैरह हो रहे थे, अनाज का उत्पादन हो रहा था जिसका निर्यात प्रायः दुनिया के कई जगहों पर होता था और खेती बाड़ी के पश्चात वहां के फार्मों पर जो है बागानों में हमारे यहाँ एशिया अफ्रीका के कई श्रमिक जाकर काम किया करते थे, उनका आर्थिक शोषण किया जाता था, उन्हें कैद करके रख दिया जाता था, उन्हें उचित पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। इसके चलते उन्हें जो है लाचारों की स्थिति अत्यंत दयनीय रहती थी। लेकिन आधुनिक सोच और बदलते हुए परिवेश में एक खेती बाड़ी की प्राचीन पद्धति को जो है पीछे छोड़ा और संसार में एक नए क्रांति का शुरुआत हुआ जिसको हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति। क्योंकि आप जानते हैं कि औद्योगिक क्रांति उस समय 1750 से पहले खेती बाड़ी में भी आधुनिक मशीनों या यंत्रों का उपयोग होने लगा था, तो लोगों ने सोचा कि क्यों न हम इसके पीछे भी कई कारण थे, औद्योगिक क्रांति के पीछे भी कई कारण थे। सबसे पहला तो अगर हम लेते हैं तो देखा जाए तो ब्रिटेन से बाहर ब्रिटेन की बनी हुई जो वस्तुएं जाती थी उसका डिमांड कम होने लगा, तो खेती बाड़ी में नुकसान होने लगा, तो लोगों ने सोचा कि क्यों न हम जो है कुछ परिवर्तन करें, कुछ चेंजिंग करें। इसको देखते हुए जो खेतों में मशीनें और यंत्रों का प्रयोग किया जा रहा था, उसके बाद लोगों ने उसको एक कारखाना का रूप दिया। बहुत सारे आविष्कारों ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। इस प्रकार देखा जाए तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत ब्रिटेन में 1750 के बाद होती है। औद्योगिक क्रांति की परिभाषा क्या है कि जब वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर कारखानों में मशीनों द्वारा होने लगता है, जब वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर कारखानों में मशीनों द्वारा होने लगता है, तो इस व्यवस्था को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। जब वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर कारखानों में मशीनों द्वारा होने लगता है, तो इसे कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति ने एक तरफ कई समस्याओं का समाधान किया, तो एक तरफ कई समस्याओं को जन्म भी दिया। जैसे औद्योगिक क्रांति ने ही उपनिवेश स्थापना को प्रेरित किया, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन में उस समय कोयला और लोहा की प्रचुरता थी, जिससे कल कारखाने रॉ मटेरियल कच्चे माल भी उपलब्ध थे। लेकिन जब उस कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, तो उस वस्तुओं को जो है बाहरी देशों में सप्लाई करने के लिए उसकी डिमांड बढ़ने लगी। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि रॉ मटेरियल कम होने लगा, जिसको लेकर जो भी वस्तु ब्रिटेन से बाहर जाते थे दुनिया के कई बाजारों में बिकते थे और वहां से कच्चे माल खरीद कर पुनः ब्रिटेन के कारखानों में लाया जाता था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि क्यों न अगर हम इन सारे क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, अपना आधिपत्य स्थापित कर ले, तो यहाँ से हमें सस्ते दरों में बहुत सारे वस्तुओं रॉ मटेरियल मिल जाएगा और उसे बेचने के लिए निर्मित करके उसे बेचने के लिए बाजार भी साबित हुआ। यही परिणाम था कि हमारे देश में जो भी व्यापारियों का आगमन हुआ उनके पीछे कोई न कोई मंशा थी, या पुर्तगाल आए या फ्रांसीसी आए या स्वीडिश आए या डच आए या अंग्रेज आए, जो भी आए कोई न कोई मंशा को लेकर आए इंडिया में। तो इस प्रकार से ब्रिटेन भी आया, तो सबसे पहले व्यापारी के रूप में आया, लेकिन यहाँ के विशाल समृद्ध क्षेत्रों को अपने अधीन करते उसे जो है देर न लगी। इस प्रकार देखा जाए तो इसी के कारण ही उपनिवेशवाद की स्थापना शुरू हुई। अब हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति के पश्चात। आप जानते हैं कि जब कल कारखानों में जब निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होने लगा, तो सस्ते दरों पर लेबर या श्रमिकों को रखा जाने लगा। एक तरफ मालिक जहां ऐसो आराम की जीवन व्यतीत करते थे, तो दूसरी तरफ जो उस कारखाने में काम करने वाले लाचार और विवश जो लोग थे उनकी स्थिति काफी गंभीर होती थी।
उन्हें न मेडिकल सुविधा या उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाओं से वह वंचित कर दिया जाता था। इस प्रकार से समाज में उन्हें घृणित नजरों से देखा जाने लगा। तो ये पूंजीवाद ने ही सामाजिक व्यवस्था को बांट दिया। ये औद्योगिक क्रांति ने ही सामाजिक व्यवस्था हमारे समाज को बांट दिया। अगर देखा जाए तो ये समाज दो वर्गों में बांटा। एक जो कल कारखाने के मालिक होते थे उनको कहा जाता था पूंजीपति वर्ग, और दूसरा जो उन कल कारखानों में काम करते थे उनको कहा जाता था श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग हमेशा से पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का आर्थिक शोषण किया जाता था, जिससे लाचार रहते थे। वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को भी नहीं पूरा कर पाते थे। इस प्रकार देखा जाए तो उस कारखानों में पूंजीपतियों के समीप समाज के एक और वर्ग रहा करते थे जो पढ़ा लिखा वर्ग होते थे। इनमें आपको शिक्षक, वकील, क्लर्क, अकाउंटेंट, कई प्रकार के पेशेवर लोग जिनके पास संपत्ति तो होती थी, लेकिन पूंजीपतियों के समान उन्हें अधिकार नहीं मिला होता था। इसलिए बीच के वर्ग को, पढ़े लिखे वर्ग को कहा गया मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग ये मिडिल क्लास के लोग होते थे। ये जो है न ज्यादा अमीर होते थे न ज्यादा गरीब होते थे, लेकिन इन्हें श्रमिकों का जो है कष्ट इनसे छिपा नहीं होता था। इसलिए श्रमिकों के कष्ट निवारण के लिए इन्होंने श्रमिकों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया और श्रमिकों के हित के बारे में पानी कैसा पानी है। तो मैं देखा, आप लोगों ने देखा कि ये लोग जो है मध्यम वर्ग के लोग श्रमिकों का नेतृत्व करते थे जो पूंजीपतियों के खिलाफ थे। इसी जो है पेशेवर वर्ग जिसमें शिक्षक, वकील, क्लर्क, अकाउंटेंट जो लोग आते थे इन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता था। और इस प्रकार श्रमिकों ने अपनी आवाज को उठाई। इन्हीं मध्यम वर्ग को समाजवादी वर्ग आगे कहा गया, क्योंकि ये श्रमिकों का नेतृत्व करते थे। चूंकि इनको पूंजीपतियों जैसा अधिकार नहीं मिला था, इसलिए ये श्रमिकों का नेतृत्व करते थे। और भी सामाजिक के आंदोलनों में देखा जाए तो और भी समूह के लोग थे, जिसमें उदारवादी थे, रेडिकल समूह के लोग थे। उदारवादी की बात करें, उदारवादी यानी उदार विचार रखने वाले, अर्थात सामाजिक परिवर्तनों के एक समूह ने अपनी संस्कृति, अपनी स्वीकृति प्रदान की। क्या स्वीकृति प्रदान की कि वस्तुओं पर जो स्वामित्व है वो पूंजीपतियों के पास नहीं होना चाहिए और लोगों के बीच वितरित होना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये जो है पूंजीपतियों का जो है हमेशा विरोध किया करते थे। इनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने अथवा छीन होने का कोई मतलब कि अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इन्हें एक मुक्त व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए ताकि लोगों को उनका पूरा का पूरा हक या अधिकार मिल सके। ये उदारवादी पूरी तरह से स्वतंत्रता पर आधारित जो है, कितने में टाइम, स्वतंत्रता पर आधारित जो है, ये पूरी तरह से स्वतंत्रता पर आधारित जो है शासन की कल्पना करते थे। ये समूह सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार एवं लोगों को जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है, वोट देने का अधिकार होता है, उसके पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि वोट देने का अधिकार केवल संपत्तिवान व्यक्ति को ही होना चाहिए। दूसरा जो है समूह के लोग थे रेडिकल समूह। रेडिकल समूह, रेडिकल समूह, रेडिकल समूह ये उच्च वर्ग का घोर विरोधी था और ये चाहता था कि सारी समस्याओं का जड़ गवर्नमेंट है और ये उच्च वर्ग को प्रश्रय दे रही है। इसलिए हमें उनके संपत्ति को छीनकर पूरे के पूरे जो समाज के कमजोर वर्ग है उनके बीच जो है
वितरित कर देना चाहिए। इसके बाद मध्यम वर्ग चाहता था कि नहीं, सामाजिक व्यवस्था में पूंजीपति जो वस्तुओं पर अपना स्वामित्व स्थापित किए हैं, उनका स्वामित्व हटाकर बल्कि ये स्वामित्व सरकार को देना चाहिए, ताकि सरकार इसका सही जो है लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को उस सारे जो है मुनाफाओं और सारे लाभों को प्रदान कर सके। इस प्रकार समाजवादी वर्ग जो है मध्यम वर्ग कहलाता है। अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि समाजवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, औद्योगिक क्रांति के पश्चात हुई। समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन एवं स्वामित्व का नियंत्रण सरकार के पास होना चाहिए। ये भी देखा जाए तो इन समाजवादियों ने इस समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कुछ महान व्यक्तियों का भी काफी योगदान था। ये समाजवादी दो तरह के होते थे, ये कि केवल सोचते थे कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होना चाहिए, केवल चिंतन करते थे। इनको कहा जाता था यूटोपियन समाजवादी, जो कल्पनादर्शी होते थे, कल्पना करते थे, हकीकत में बस केवल अपने विचारों को रखते थे। धरातल पर मजदूरों के हितों की रक्षा करने के बजाय केवल अपने विचारों को देते थे, अपने मंतव्य को देते थे। ऐसे लोगों को कल्पनादर्शी यानी सोचने वाले कल्पनादर्शी या यूटोपियन कहा जाता था। ये केवल सामाजिक व्यवस्था में अपने विचारधारा को देते थे, अपने विचारों को देते थे। ये सोचते थे कि मजदूरों की कंडीशन सुधारनी चाहिए। ऐसे समाजवादियों को कहा जाता था यूटोपियन समाजवादी। इनमें कुछ थे, इसमें नाम मैं यहाँ पर ले देना चाहता हूँ। लुई ब्लांक के बाद सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, चार्ल्स फॉरियर, यानी ये कल्पनादर्शी या यूटोपियन समाजवादी कहे जाते थे। लेकिन समाजवाद के सिद्धांत को जो सबसे मजबूत और उसको एक आधार प्रदान किया, उसे कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवादी। वैज्ञानिक यानी वैज्ञानिक समाजवादी कौन था? तो उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ सकता है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, आंसर होगा कार्ल मार्क्स। जरा हम कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। कार्ल मार्क्स कौन था? कार्ल मार्क्स यहूदी परिवार से बिलोंग करने वाला, जर्मनी के राइट प्रांत स्थित ट्रियर नामक स्थान पर इसका जन्म, यानी कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। इसके पिता का नाम था फ्रेडरिक मार्क्स। इनके पिता पेशे से एक फेमस वकील थे और ये चाहते थे कि कार्ल मार्क्स भी हमसे भी ज्यादा नाम कमाए, वकालत को आगे बढ़ाए।
लेकिन कार्ल मार्क्स को बचपन से ही इसमें कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि वे मजदूरों के कंडीशन से काफी प्रभावित थे। इसलिए मजदूरों के दुखों का निवारण करने के बारे में हमेशा सोचा करते थे। वे सोचते थे कि जब तक हम मजदूरों के उनके खोए हुए अधिकार को वापस नहीं दिला देंगे, तब तक हम पिता के स्वप्न को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर कार्ल मार्क्स और उनके पिता में हमेशा जो है टकरार हो जाता था। आगे इन्होंने किसी भी प्रकार पढ़ाई किया। 1833 ईस्वी में जर्मनी के बोन यूनिवर्सिटी में इन्होंने लॉ की परीक्षा पास की। इसके बाद पुनः जो है ये मजदूरों पर शोध और अनुसंधान करना शुरू कर दिया। इससे क्रोधित होकर इनके पिता ने इनको घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद इनकी भेंट होती है एक दूसरे समाजवादी लीडर जिसका नाम था फ्रेडरिक एंगेल्स। 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से इनकी मुलाकात होती है और ये मुलाकात बहुत जल्द ही दोस्ती में परिवर्तित हो जाती है। फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर मजदूरों के कंडीशन को सुधारने का निश्चय किया। 1848 ईस्वी में एक फेमस पत्रिका निकाली जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 ईस्वी में दोनों ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स मिलकर मजदूरों के कंडीशन को सुधारने के लिए कोशिश करने लगे। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूर जब तक एक नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तब तक उनके खोए हुए अधिकार वापस नहीं आ सकते हैं। अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा था दुनिया के मजदूर एक हो, तो इसका सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स। इसके बाद 1867 ईस्वी में एक फेमस पुस्तक का प्रकाशन कार्ल मार्क्स ने किया जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल, दास कैपिटल। 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ जिसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो समाजवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में कार्ल मार्क्स ने काफी अपना भूमिका निभाया और इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत और थ्योरी दिया। कितना मिनट टाइम है? सिद्धांत और थ्योरी। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले दिन आएंगे।